तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा प्रॉमिस किया हुआ बायोलॉजी का पहला लेक्चर। आप लोग का पहला लेक्चर जो है वो है चैप्टर सेल से। और सेल यहाँ पे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो सेल सबसे बेसिक चीज क्या है। तो सेल के बारे में आप लोगों ने देखो कभी ना कभी ये तो पढ़ा ही होगा कि भाई बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। इट इज द बेसिक, सबसे ज्यादा फाउंडेशनल, इसीलिए हम बोल रहे हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। कि भैया अगर लिविंग है, अगर कोई चीज जीवित है तो उसमें सेल मिलेगा ही मिलेगा। हायर क्लासेस में आप लोग कभी आगे चल के पढ़ोगे कि ये चीज जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे भी हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं अवेलेबल लिविंग वर्ल्ड में जो कि सेल्स नहीं है, बट फिर भी उनके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि लिविंग रहती हैं। वायरस के बारे में बात हो जाती है इस टॉपिक के ऊपर, बट खैर। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के रूप में आप सेल को जानते हैं, सबसे बेसिक यूनिट है। सेल के ही रिपीटिशन से आपने पढ़ा होगा कि टिश्यूज बनते हैं। अब देखिए टिश्यूज की जो डेफिनेशन होती है वो सेल्स का ग्रुप ही नहीं, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि सेल्स जब ग्रुप फॉर्म करते हैं और वो सेम ओरिजिन और फंक्शन के होने चाहिए। अलग अलग सेल्स अगर जुड़ जाते हैं अलग अलग ओरिजिन और फंक्शन वाले, तो कोई टिश्यू नहीं बनता है। टिश्यू तब बनता है जब सेल्स कॉमन ओरिजिन और कॉमन फंक्शन को एग्जिबिट कर रहे हो। फिर टिश्यूज अलग अलग तरह के मिलते हैं और ऑर्गन्स का निर्माण होता है। ऑर्गन्स मिलते हैं और सही से फंक्शन करते हैं, एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड मैनर में काम करते हैं, सिस्टमेटिक फॉर्म में काम करते हैं, तो बनते हैं ऑर्गन सिस्टम्स। और जब हमारे शरीर में ऑर्गन सिस्टम, अलग अलग रूप के ऑर्गन सिस्टम आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो बनता है ऑर्गेनिज्म। ये बहुत बेसिक सी बात है, प्रोबेबली आप लोगों ने अब तक तो पढ़ ली होगी, नहीं पढ़ी है तो लो, आपको बता दिया मैंने। खैर, चर्चा शुरू होती है सेल के बारे में, तो हम लोग सबसे पहला नाम जो डिस्कस करते हैं वो आता है एक साइंटिस्ट का जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। अब ये नाम क्यों पढ़ रहे हैं? रॉबर्ट हुक एक्चुअल में एक साइंटिस्ट रहे जिन्होंने सबसे पहली बार, मतलब सबसे पहली बार तो नहीं बोलूंगा, मैग्निफिकेशन के क्षेत्र में इससे पहले भी काम हो रहा था। मार्चेलो माल्पीजी एक थे हमारे पास ऑप्टिशियन, उन्होंने इस चीज पे काम किया है, मैग्निफिकेशन के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। मगर रॉबर्ट हुक ने जो माइक्रोस्कोप बनाया था उसमें दो लेंस थे। तो लाइट जो थी हमारे पास वो क्या हो जाया करती थी, मैग्नीफाई हो जाया करती थी, जो इसकी तरफ आ रही होती आई पीस की तरफ। खैर मैं भी बात करूंगा माइक्रोस्कोप क्या होता है। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहली बार जो टिश्यू स्टडी करा था वो एक्चुअल में कॉर्क टिश्यू होता है। कॉर्क कहां होता है? तो एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर आपने सबने सुना होगा कि छाल होती है। इस छाल का जो टिश्यू होता है वो एक्चुअल में एक डेड टिश्यू होता है, जस्ट लाइक आवर स्किन भी एक डेड टिश्यू है। और इस डेड टिश्यू को ही हम लोग कॉर्क बोलते हैं। कॉर्क को जब इन्होंने पहली बार ऑब्जर्व किया तो इनको छोटे छोटे ये हेक्सागोनल शेप के स्ट्रक्चर्स ऑब्जर्व हुए। और क्योंकि ये दिखने में कुछ कमरे की तरह लग रहे थे तो इन्होंने पहली बार इसको नाम दे दिया सेल। तो ये शब्द यहां से डिराइव होता है, लिखा हुआ है सेल्स को हम लोग लिटिल रूम कहते हैं लैटिन में। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोग के लिए है, आप सोच भी सकते हो कि हम लैटिन भाषा ही इस्तेमाल क्यों करते हैं। बायोलॉजी में अधिकांश जगहों पर आप लैटिन या ग्रीक टर्म्स का ही रेफरेंस देखोगे। उसकी वजह यह है कि लैटिन या ग्रीक भाषा एक डेड भाषा है। अगर हम रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें नए वर्ड ऐड होते रहेंगे तो कंफ्यूजन बढ़ता रहेगा। हमें कोई ऐसी लैंग्वेज यूज करनी चाहिए जिसमें लगातार नए वर्ड्स अब तो ऐड ना हो रहे हो, ताकि आप बोल सको कि भाई यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, लोगों को एक शब्द एक ही तरह से जाना जाए वर्ल्ड ओवर। दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू यूज लैटिन इन बायोलॉजी। खैर, अब बुक में भी बोला गया कि हो सकता है कि आपको ये जो नॉलेज हो इनसिग्निफिकेंट लग रही हो, बहुत छोटा सा इंसिडेंट है, मगर यहां से नींव डल गई थी सेल बायोलॉजी की। तो सबसे पहली बात जो सेल बायोलॉजी के रेफरेंस में जो फाउंडेशन है, हम बोलते हैं कि रॉबर्ट हुक ने इस चीज को शुरू करवाया। अब ऑब्वियस बात है कि भाई इतनी छोटे स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए जो कि माइक्रोन्स में होते हैं, हम लोग अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, इसीलिए हम लोग जिस स्ट्रक्चर का, जिस अपैरेटस का इस्तेमाल करते हैं, हम उसे बोलते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा और स्कोप का मतलब होता है देखना। अब जो ये माइक्रोस्कोप है, आप देखो, मैं आपको इसके बारे में बेसिक्स बता देता हूं। आपके स्कूल में प्रोबेबली लैब में ले जाके इसको अच्छे से समझाया जाएगा। देखिए माइक्रोस्कोप करता क्या है कि माइक्रो छोटा, स्कोप देखना। अब कैसे देखेंगे हम लोग? देखो यहां पे हमारे पास दो लेंसेस होते हैं। एक होता है हमारे पास ये रहा आईपीस का लेंस और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस को ऑब्जेक्टिव लेंस क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज यहां पे आप अपना ऑब्जेक्ट रखोगे और ग्लास स्लाइड के ऊपर प्रिपेयर करके तो ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है। अब यहां हमारी आईज तक लाइट पहुंचेगी कैसे? तो लाइट को हम लोग आमतौर पर यहां मिरर के जरिए पहुंचाते हैं।
मिरर से ऊपर जब ये लाइट हमारे पास जाती है, आजकल के टाइम पे मिरर्स की जगह जो है एलईडी लाइट्स भी इस्तेमाल होने लग गई हैं, तो लाइट ऊपर की तरफ जाती है, कंडेंसर को क्रॉस करती है। आमतौर पे कंडेंसर में भी एक लेंस होता है जो कि लाइट को क्या कर रहा होता है, हमारे पास बिल्कुल फोकस कर देता है हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर। यहां से ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और फिर हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव लेंस से होते हुए लाइट क्रॉस करते हुए बॉडी ट्यूब को कहां पहुंचती है, आईपीस पे, जो कि एक दूसरा लेंस होता है। यहां से हम लोगों को मैग्निफिकेशन मिलता है। तो ये है हमारे पास माइक्रोस्कोप। बहुत बेसिक चीजें हैं, आपको ये कोर्स एडजस्टमेंट मिल जाएगा, फाइन एडजस्टमेंट, इनको करके आप लोग बहुत अच्छा सा रेजोल्यूशन क्रिएट कर सकते हो। और ये हमारे पास जो देखने को मिला, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड इसलिए बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल लेंसेज का इस्तेमाल हो रहा है। आप मैग्नीफाइंग ग्लास को भी देख सकते हो, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, एक डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप और सिंगल लेंस सिस्टम होता है। तो बहुत तरह के माइक्रोस्कोप्स होते हैं, मगर सबसे जो नए तरीके का माइक्रोस्कोप है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और यहां पर हम लोग बेसिकली बहुत पावरफुल रेस का इस्तेमाल करते हैं, बीम्स का इस्तेमाल करते हैं, और उसके थ्रू हम लोग जो भी ऑब्जेक्ट है उसको बहुत ज्यादा हाई रेजोल्यूशन में, बहुत हाई मैग्निफिकेशन पे ऑब्जर्व करते हैं। खैर, तो आपके स्कूल में एक्टिविटी प्रोबेबली यहाँ पे अनियन वाली दिखाई जाएगी, तो आप लोग देख लीजिएगा उस एक्टिविटी को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो, कह रहे हैं कि लेंस, जब हम लोग माइक्रोस्कोप के थ्रू हम अनियन को देखेंगे, अनियन पील को, तो हमें कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे सेल्स हैं और सेल्स के अंदर उनके न्यूक्लियाइज या न्यूक्लियस आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर जो आप लोग माइक्रोस्कोप से देख रहे हो, ये है क्या? तो लिखा हुआ है कि हमारे पास आमतौर पे ये स्ट्रक्चर एक दूसरे से दिखने में सिमिलर ही होते हैं। जैसे अनियन बल्ब की बात करी जा रही है, कह रहे हैं अलग अलग साइजेस के हो सकते हैं बट मोर और लेस सेम ही रहते हैं। इन्हीं स्मॉल स्ट्रक्चर्स को हम बिल्डिंग यूनिट बोलते हैं, जो कि अनियन बल्ब की है। तो टेक्निकली बात हो रही है सेल्स के बारे में। अब जैसे सेल्स बिल्डिंग यूनिट है इस टिश्यू की, जो कि हमारे पास बना आगे, सेल्स के अंदर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको आप लोग जानते हो ऑर्गेनेलीज के नाम से। दीज आर नोन एज ऑर्गेनेलीज। अब जैसे एक इंसान के शरीर में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जिनके थ्रू उनकी बॉडी में फंक्शंस हो रहा होता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके अलग अलग ऑर्गन्स हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसके ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग होते हैं। तो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, वो सब सही से काम कर रहे हैं, इसलिए हमारा शरीर सही से फंक्शन कर पा रहा है, मेटाबॉलिज्म एग्जिबिट कर पा रहा है। और इन द सेम मैनर आप सोच सकते हो कि एक सेल जो अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर पा रहा है बिकॉज उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उसके ऑर्गेनेलीज हैं, वो उपस्थित होती हैं। आपने शायद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी अपैरेटस, राइबोसोम, सेंट्रियोल्स, इन सब स्ट्रक्चर्स का शायद पहले पढ़ लिया है। नहीं पढ़ा है तो इस साल तो हम लोग पक्का पढ़ लेंगे। खैर, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारे पास जो ये बॉक्स दिया है, इसमें काफी इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है। आप लोग कॉपी पेन लेके इसको जरूर लिख लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले जैसे हम बात कर चुके हैं कि रॉबर्ट हुक 1665 में कॉर्क स्लाइस को माइक्रोस्कोप की मदद से, प्रिमिटिव माइक्रो, बहुत मतलब आप बोल सकते हो एडवांस नहीं था, बहुत प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था, उसकी मदद से इन्होंने सबसे पहली बार सेल्स को ऑब्जर्व किया। मगर ये सेल्स लिविंग नहीं थे। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि हु ऑब्जर्व लिविंग सेल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो सबसे पहली बार लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व करने वाले साइंटिस्ट का नाम था एंटनी वॉन लीवेनहुक, जो कि 1674 में इन्होंने देखा। अभी कैसे कर पाए थे? क्योंकि इनका इंप्रूव हो गया था माइक्रोस्कोप, ज्यादा लेंसेज इस्तेमाल कर रहे थे, प्लस इन्होंने ऑब्जर्व करा था पॉन्ड वाटर को। तो पॉन्ड वाटर में इनको अमीबा और अलग अलग फ्लैजिलेट्स देखने को मिले थे। इसके बाद आपकी बुक में नाम है रॉबर्ट ब्राउन का, फटाफट से लिखिए। 1831 में इनको रिगार्ड किया जाता है फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आप जानते हो ना, सेल्स के बिल्कुल बीचों बीच होता है, और शब्द न्यूक्लियस का मतलब होता है सेंटर। जैसे आप लोगों ने प्रोबेबली सिविक्स में पढ़ा होगा कि जो कैबिनेट होता है, कैबिनेट का न्यूक्लियस होता है प्राइम मिनिस्टर। इन द सेम मैनर हमारे जो सेल्स का जो बिल्कुल बीचों बीच जो सबसे आप बोल सकते हो इंपॉर्टेंट टास्क परफॉर्म करता है, दैट इज न्यूक्लियस। तो यहां पे हमको देखने को मिल जाता है बिल्कुल बीचों बीच, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा देखा गया। फिर आते हैं परकिंजी। परकिंजी ने 1839 में सबसे पहली बार शब्द दिया प्रोटोप्लाज्म। नाउ व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? आप लोग देखो, इतना समझो, प्रोटो मींस होता है फर्स्ट और प्लाज्मा मींस होता है फ्लूइड। तो जो हमारे पास फर्स्ट लिविंग फ्लूइड होगा उसको प्रोटोप्लाज्म बोला गया। अगर ये एक सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपको दो फ्लूइड्स देखने को मिलेंगे, एक न्यूक्लियस के अंदर तो इसको कहा जाता है कैरियोप्लाज्म, और एक सेल के अंदर जिसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म। इन टोटलिटी इन दोनों को एक साथ कहा जा सकता है प्रोटोप्लाज्म। इसी को कहा गया प्रोटोप्लाज्म। तो द फ्लूइड विच इज लिविंग, जिसके अंदर सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है, उसको प्रोटोप्लाज्म कहा गया। फिर आता है हमारे पास सेल थियरी के बारे में। देखिए, अलग अलग साइंटिस्ट के अलग अलग आइडियाज थे, मगर कोई ये नहीं बता पा रहा था सेल्स कैसे आए, क्या है क्या नहीं है। तो दो साइंटिस्ट की बात करी जाती है। तो एक थे थियोडोर श्वान और एक थे मैथायस श्लीडन। तो इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बोला कि भाई, जो हमारे जितने भी एनिमल्स हैं और जितने भी प्लांट्स हैं,
ऑल एनिमल्स एंड प्लांट बॉडीज आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। तो मैं नाम लिख देता हूं, ये आप भी लिख लेना। तो एक नाम है मैथायस स्लीडन और दूसरा नाम है थियोडोर श्वान। ठीक है, तो इन्होंने, ये जोलॉजिस्ट, दोनों जर्मन हैं और ये बॉटनिस्ट हैं, ये प्लांट्स के ऊपर स्टडी करते थे, ये जोलॉजिस्ट हैं, आप लोग याद रख सकते हो। तो मोर और लेस कोवर्कर्स हैं और इनके आइडियाज थे कि भाई जितने भी प्लांट एंड एनिमल बॉडीज होती हैं, प्लांट एंड एनिमल बॉडीज आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो प्लांट बॉडीज एंड एनिमल बॉडीज आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। तो ये इनकी जो है पहली प्रपोजिशन थी जो दिया इन्होंने। दूसरी बात जो इन्होंने बोली वो इन्होंने बताई थी कि भाई प्लांट सेल्स के पास, प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल, प्लांट सेल्स के पास सेल वॉल होती है, विच एनिमल सेल्स लैक, वो एनिमल सेल्स के पास नहीं होती है। मगर इनके आइडियाज में ये क्लैरिटी नहीं थी कि सेल्स आ कहां से रहे हैं। तो फर्दर इनके आइडियाज को ऐड करा, एक साइंटिस्ट ने कुछ बताया उन्होंने उसके बारे में, उसका उन साइंटिस्ट का नाम था रुडोल्फ वर्चो। तो रुडोल्फ वर्चो ने आइडिया लाया ये सेल्स कहां से आते हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। इसका मतलब होता है ऑल सेल्स फ्रॉम प्रीवियस सेल्स। अरे भाई, ठीक है, तो ये ऑल सेल्स फ्रॉम प्रीवियस सेल्स, ये आइडिया यहां से आता है और अब हमारे पास कंप्लीट सेल थ्योरी बन जाती है जिसको मॉडर्न सेल थ्योरी बोलते हैं। तो ये 3 स्टेटमेंट्स आपको याद रखने जो कि सेल थ्योरी में आपको पूछे जाते हैं और आपको याद होने भी चाहिए। खैर, वापस आते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखो ये आगे बात, यहाँ पे सेल थ्योरी के फर्दर एक्सपेंड किसने किया था, रुडोल्फ वर्चो ने 1855 में, और स्टीडन श्वान जो है 1838-1839 में अपने आइडियाज को दे चुके थे, जर्मन थे साइंटिस्ट। इसके बाद यहां पे लास्ट बताया गया कि 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी होती है, डिस्कवरी भी नहीं बोलूंगा, इन्वेंशन होता है, जिसके बाद से हम लोगों ने तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को सेल्स के स्टडी करना शुरू कर दिया, वो भी बहुत अच्छे लेवल पे। लिखा था इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज के द्वारा ही हम लोग इस माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को देख पाए हैं। हो सकता है कि एक पूरा जीव केवल एक ही सेल में अपना जीवन यापन कर रहा हो, पूरा जीवन व्यतीत कर रहा हो। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को आप लोग बोलोगे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, इसमें एमीबा आते हैं और यहाँ पे देखो क्लेमाइडोमोनास है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया, इन सबके नाम मेंशन है। तो इनको यूनिसेल्युलर कहा जाता है। यूनि में शब्द का मतलब होता है सिंगल। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड हमारे पास कुछ ऐसे भी होते हैं, एक ही बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स हो सकते हैं और बहुत सारे सेल्स बहुत अलग अलग तरह के भी हो सकते हैं। हम इनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, जिसमें हम लोग फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स को स्टडी करते हैं। कह रहे प्रत्येक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो भी उसकी जो शुरुआत थी कभी सिंगल सेल से हुई थी। आप इसका आइडिया ले सकते हो कि जब एक स्पर्म एंड एग फ्यूज होता है और उससे जाइगोट बनता है, तो हम लोग का भी पूरा जीवन उस एक सिंगल जाइगोट के सेल ने डिवाइड करके बनाया है। तो ये बात यहां से आती है। इसीलिए कहा जाता है कि सेल्स अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आते हैं, या हवा में नहीं उग जाते हैं। अभी मैं आपको यहीं तक पढ़ा रहा हूं। इससे जो अगला टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, अगले हम लोग बात करनी शुरू करेंगे, तो आपको ये डायग्राम्स तक सब देख के रखना है और हम अगला लेक्चर फटाफट से अपलोड कर देंगे। ज्यादा लंबे लेक्चर्स नहीं बना रहा हूं,